नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं नेपाल की। और नेपाल की खास बात यह है कि नेपाल जो कि एक हिंदू राष्ट्र हुआ करता था राजा के नेतृत्व में, वो कम्युनिस्टों ने वहाँ आंदोलन करके सरकार बदल दी थी और कम्युनिस्ट कब्जा किए हुए थे। कम्युनिस्ट कब्जा का मतलब है चाइना घुसना, चाइना का इन्वेस्टमेंट वहाँ लाना। वन रोड इनिशिएटिव को लेकर बहुत सारे इन्वेस्टमेंट चाइना के नेपाल में हो गए। दूसरा ये है कि वो तिब्बत से नेपाल की कनेक्टिविटी बना रहे हैं। कनेक्टिविटी मतलब रेल लाइन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो वहां से कनेक्टिविटी हो जाए, भारत से डिपेंडेंसी जो नेपाल की है वो खत्म हो जाए। इसी चक्कर में तमाम एयरपोर्ट, तमाम इन्वेस्टमेंट, तमाम वन रोड इनिशिएटिव के प्रोजेक्ट नेपाल में थे। अब चाइना की खास बात यह है कि वो संसार को बड़े प्रलोभन दिखाता है और कहता है कि भाई हम एक रोड बना लेंगे तो आपके साथ संपर्क हो जाएगा, आपके साथ संपर्क हो जाएगा तो आपका माल हमारे यहाँ से इन रोडों से होते हुए यूरोप चला जाएगा। और बड़े बड़े सपने। केवल एक भारत ऐसा देश है जो उनके चक्कर में नहीं आया, और इसलिए नहीं आया क्योंकि वो हमारी जमीन कब्जा किए बैठे हैं और उन्हीं से, उसी रोड से वो प्रोजेक्ट चलाते हैं। लेकिन वो वन बेल्ट इनिशिएटिव में वो सब कुछ, मतलब वन रोड और वन बेल्ट इनिशिएटिव में वो दूसरे कंट्रियों को प्रलोभन देते। अब कम्युनिस्ट ठहरे, कम्युनिस्टों को हिंदी अच्छी नहीं लगती, हिंदू अच्छा नहीं लगता। कम्युनिस्टों को भगवान की प्रार्थना या भारतीय जो हिंदू धर्म है, हिंदू शास्त्र हैं, वो अफीम की गोली लगती है। ये कम्युनिस्टों का चरित्र है। और कम्युनिस्टों का चरित्र केवल इतना ही नहीं है। 1962 की जब लड़ाई हुई थी, चीन ने जब हमारे ऊपर हमला किया और हमला भी हुआ, तो नेहरू जी की दूरदर्शिता कह लीजिए, क्योंकि नेहरू जी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के हिस्से हो गए थे और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के हिस्से होने की वजह से उनका कहना था कि हमें हथियारों की जरूरत क्या है, हम जब किसी पार्टी में है ही नहीं, हम गुटनिरपेक्ष देश हैं, तो हमें हथियारों की क्या जरूरत है, हमें सेना की क्या जरूरत है। थोड़ी सी रखते हैं जो लोकल इश्यूज को सॉल्व कर ले, बॉर्डर पर भी खड़ी रहे, लेकिन हमारे ऊपर कौन हमला करेगा जब हम किसी पर नहीं करेंगे। तो वो एक कहावत कही गई है कि शुतुरमुर्ग अगर रेत में अपना सर घुमा लेगा, छुपा लेगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया बदल जाएगी। वो उसको भले ही ना दिखाई पड़े, लेकिन दुनिया को तो दिखाई पड़ता है कि शुतुरमुर्ग यहां है। और शुतुरमुर्ग अपनी वो दुनिया का जो चरित्र है उसको न देखे और अपना मन बना ले, इसलिए वो रेत में अपना सर घुसेड़ लेता है। नेहरू जी ने भी कुछ ऐसा ही किया होगा। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में गुट निरपेक्ष देशों में का संगठन बनाकर अपना सर शुतुरमुर्ग की तरह अंदर कर लिया। और अपना सर अंदर करने का मतलब था कि वो, उनको लगा कि नहीं हो नहीं सकता, मतलब हम पे कौन हमला करेगा। और चाइना तो अपना भाई है। जब चाइना को लेकर अमेरिका ने कहा कि भाई कम्युनिस्टों ने कब्जा कर लिया है और भारत उसके ऑप्शन में आ सकता है, तब भी नेहरू जी ने कहा कि आप हमें और चाइना को लड़ाना चाहते हैं, चाइना हमारा दोस्त है और चाइना हमारा बड़ा भाई है। ये यहां तक, ये शशि थरूर का, मतलब ये भारत के विदेश मंत्री ने भी सारा खुलासा किया था और वैसे भी देश जानता ही है। तो नेहरू जी के विषय में, मतलब उनको क्या दूरदृष्टिता थी पता नहीं, उससे पहले भी पंचशील समझौता करके रहे थे। एक और आपको बात बताएं कि चाइना के चाउमिन लाए भारत में आए और हमारे बॉर्डर इशू थे। यही बॉर्डर इशू जो आज बॉर्डर इशू हैं, ये तब भी थे, ये बॉर्डर इशू थे उनके साथ। चाउमिन लाई 1 हफ्ते की भारत की यात्रा पर आए। भारत की यात्रा पर आते समय नेहरू जी, मतलब इसीलिए आए थे, मतलब पहले से ये तय था कि भाई बायलैटरल टॉक करेंगे और सीमा रेखा निर्धारण करेंगे। चाउमिन लाए, नेहरू जी से सवाल पूछते रहे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का। और नेहरू जी अपने आप को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का महारथी मानते थे, उनको बड़ा ज्ञान होगा, पत्रकार भी, मतलब वो, अब क्या किसी के लिए कहा जा सकता है। भारत एक खोज उन्होंने लिखी और भारत एक खोज लिखने वाले को ये नहीं पता था कि जम्मू कश्मीर का, गिलगिट बाल्टिस्तान, मीरपुर मुजफ्फराबाद का हिस्सा अगर पाकिस्तान चला जाएगा, खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान चला जाएगा, तो वहीं से हिंदुस्तान पर कब्जे हर बार हुए हैं। नेहरू जी को नहीं मालूम होगा, लेकिन उन्होंने भारत एक खोज लिखी थी। और नेहरू जी से वो प्रश्न पूछते रहे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के, और नेहरू जी 1 हफ्ते तक जवाब देते रहे। 1 हफ्ते तक सब घुमाते रहे, पूरा देश घुमाया, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स उनको समझाई, नेहरू की दृष्टि उनको समझ में आई और बड़ा उन्होंने तारीफ भी करी होगी कि भाई तुम तो बड़े होशियार आदमी हो, समझदार आदमी हो, पूरे विश्व को समझते हो। जब चाउमिन लाई यहां से चले गए तो अधिकारियों ने पूछा कि भाई जिस विषय के लिए आए थे कि वो बॉर्डर इश्यू सॉल्व करना है, तो उस विषय का क्या हुआ, कोई बात हुई। तो नेहरू जी ने कहा कि उन्होंने कहा है कि तुम्हारी चिट्ठी हमारे पास है, हम उस चिट्ठी का जवाब देंगे, उस पर विचार करेंगे। यानी कि
चाउमीन लाए, एक हफ्ते तक भारत में रहे और वो आए थे बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए, और नेहरू जी उनको जवाब देते रहे, वो उनको नेहरू जी को घुमाते रहे, और फाइनली नेहरू जी ने चलते समय पूछा कि वो उसका क्या हुआ बॉर्डर का, तो उन्होंने कहा कि हमें ध्यान में आ गया है और हम कर लेंगे। और उसके बाद ही हिंदुस्तान पर हमला हो गया, क्योंकि नेहरू जी की पॉलिटिक्स, नेहरू जी का मस्तिष्क और भारत की स्ट्रैटेजी, भारत का इंटरनेशनल सिनेरियो सब समझ में आ गया होगा चाइना को, और परिणाम ये निकला कि हिंदुस्तान का बहुत बड़ा भूभाग कब्जे में कर लिया। अच्छा, भारत में जो कम्युनिस्ट थे, क्योंकि 1951-52 का जब चुनाव हुआ था तो तीन बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां हुआ करती थी। एक तो कांग्रेस आंदोलन से निकलकर पार्टी बन गई थी, दूसरा हिंदू महासभा थी, और तीसरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हुआ करती थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बड़ी पार्टी हुआ करती थी, उसमें तीन ही बड़ी पार्टी थी। एक स्वतंत्र पार्टी चौथे नंबर की बनी थी, और फिर 51-52 में ही उस समय जनसंघ बना था। जनसंघ के तो शुरू में दो ही सांसद हुआ करते थे, तो कोई बहुत, चार सांसद जहां तक मुझे याद है चार हुआ करते थे, तो वो बहुत बड़ा कोई प्रभाव नहीं था, लेकिन कम्युनिस्टों का था। खासतौर से कुछ राज्यों पर तो कम्युनिस्टों के कब्जे ही थे। जब चाइना के साथ हमारा कन्फ्लिक्ट हुआ तो कम्युनिस्टों ने, जिन्होंने सारी फैक्ट्रियां कब्जे करके रखी थी और यूनियंस बनाकर रखी थी, कम्युनिस्टों ने उस समय यह कहा, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो। ये चक्का जाम कर दिया। हमारे लिए तो रसद सप्लाई भी कठिन हो गया कि बॉर्डर पर रसद सप्लाई, एक तो नेहरू जी की दूरदृष्टिता की वजह से हमने सेना ही तैयार नहीं करी, चाइना ने हमला कर दिया। दूसरा, चाइना यहां आकर समझ कर चला गया कि हम कितने पानी में हैं और हमारी कितना दूरदृष्टि है। और दूसरा, यहां जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन थी वो कम्युनिस्टों के कब्जे में थी, क्योंकि कम्युनिस्ट तो लेबर पे ही चला। कम्युनिस्टों ने उस समय हड़तालें कर दी और कहा, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, चाइना के पक्ष में। तो आप कम्युनिस्टों को समझ सकते हैं कि क्या अफीम की गोली खिलाई होगी चाइना ने कि कम्युनिस्ट, हिंदुस्तान का, नेपाल का कम्युनिस्ट, ऐसा लगता है कि बिल्कुल आंख बंद करके उनके पक्ष में खड़ा हो गया। ऐसा लोगों का कहना है, ऐसा तमाम एनालिसिस कहती है। आजकल तो एक नया ग्रुप जिसको कहा जाता है अर्बन नक्सल, तो अर्बन नक्सल भी एक नई कैटेगरी है जो बच्चों के दिमाग भरते हैं। जेएनयू उसका इलस्ट्रेशन है, एएमयू उसका इलस्ट्रेशन है, जादवपुर यूनिवर्सिटी में मैं खुद फंस गया था, वो इलस्ट्रेशन, ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में इलस्ट्रेशन है जिसको अर्बन नक्सल पीछे से सपोर्ट करते हैं या मस्तिष्क चेंज करने की कोशिश करते हैं। और दूसरा लेबर है। अब भारत में संकट खड़ा हो गया था, तो आप समझ लीजिए कि नेपाल का क्या हाल होगा। नेपाल में जब कम्युनिस्टों ने राजा को उखाड़ फेंका और कम्युनिस्टों ने कब्जा कर लिया, तो जाहिर सी बात थी, अब कम्युनिस्ट सत्ता में आ गए थे तो चाइना में घुसना स्वाभाविक था। जब भारत में चाइना से लड़ाई के समय पर कम्युनिस्ट चक्का जाम कर सकते हैं, तो कम्युनिस्टों की सरकार नेपाल में आ गई। यानी कि अब तो उनको लगा कि माई बाप चाइना है और चाइना भारत के विरुद्ध हमारे साथ काम करेगा। चाइना के इतने सारे प्रकरण सामने आ गए कि नतीजा निकला कि जेन जी जिसको कहा जा रहा है वो आंदोलन हो गया। कम्युनिस्ट केपी शर्मा ओली की सरकार उखाड़ के फेंक दी गई, क्योंकि भ्रष्टाचार चरम पर आ गया था। सुशीला कार्की जो कि पूर्व न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट थी, उनको लोगों ने कहा कि भाई इनको बना दिया चाहिए। उसका कारण यह है कि उनका इतिहास बड़ा खतरनाक था। वो जब सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस हुआ करती थी नेपाल की, तब उन्होंने बहुत सारे भ्रष्टाचार के मामलों में बिना कॉम्प्रोमाइज किए, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, बिना कॉम्प्रोमाइज किए तमाम भ्रष्टाचार के इश्यू सॉल्व किए थे और तमाम नेताओं के पीछे पड़ गई थी, मतलब सही से पीछे पड़ गई थी। अब ऐसी परिस्थिति में लोगों को लगा भ्रष्टाचार के विरुद्ध अगर कोई नेतृत्व कर सकता है तो वो सुशीला कार्की कर सकती हैं। और सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस रिटायर होने के बाद, आप सोचिए, रिटायर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट की जज वो एक सामान्य से घर में बैठी भाजी बनाती हैं, सब्जी बनाती हैं, सुशीला कार्की बैठ गई। हालांकि सुशीला कार्की बहुत बड़े समाज को अच्छी नहीं लगी। क्यों नहीं अच्छी लगी? क्योंकि सुशीला कार्की ने पहले ही बैठते ही मोदी जी की तारीफ कर दी। सुशीला कार्की बीएचयू में पढ़ी हुई हैं, सुशीला कार्की हिंदूवादी हैं, सुशीला कार्की भारत से प्रभावित हैं, और सुशीला कार्की का ये मानना है कि भारत की कंटिन्यूएशन ही नेपाल का हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। सुशीला कार्की के बैठने के बाद तमाम मंत्रिपरिषद बदले गए। सुशीला कार्की के बैठने के बाद तमाम भ्रष्टाचार के खेल खोलने शुरू हो गए। अब इन खेलों को जो खोले गए
उनमें चाइना का इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा था और जेनजिट तो इसलिए हुआ था। तो सबसे पहले सुशीला कार्की ने कैबिनेट का गठन किया। कैबिनेट का गठन करते समय जितने भ्रष्टाचारी थे सब बाहर करने की कोशिश करी। हालांकि जेनजी के नाम से फिर कम्युनिस्टों ने ही प्रदर्शन किए नेपाल में, फिर वहां हंगामा करने की कोशिश करी, वहां लॉकडाउन करने की कोशिश की, वहां पर आंदोलन करने की कोशिश करी। लेकिन कुछ लोग ये करेंगे तो वहां का युवा को वो कन्विंस नहीं कर पाए कि ये सुशीला कार्की की सरकार बदलनी है। संसद भंग कर दी उन्होंने। संसद भंग करके सबसे अच्छी बात सुशीला कार्की सरकार की यह हुई कि उन्होंने कहा कि भाई हम 2026 के मार्च में चुनाव करवा देंगे। उसकी तरह बांग्लादेश की तरह नहीं कि वो बैठे हैं 2 साल से और बैठे रहेंगे और हत्या करवा देंगे, सबको मरा। सुशीला कार्की सीधी सी बात है, चुनाव करवाएंगे, देश में आंदोलन चल रहा है, चुनाव करवाएंगे हम, तब तक उससे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सही कर लेते हैं और ये जो भ्रष्टाचार की समस्या है उसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। दूसरी बात ये कि जेनजेड के जो प्रमुख उनके ऊपर दबाव था वो ये था कि 16 साल की आयु के बच्चे को भी वोट डालने दिया जाए। कर दिया गया। 12 सितंबर 2025 को जेनजी की मुख्य मांगों को मान लिया गया और यह भी कर दिया। पुराने भ्रष्टाचार के प्रोजेक्ट रद्द कर दिए गए। पूर्व सरकार के खराब योजना वाले कम बजट वाले प्रोजेक्ट को रद्द करने की घोषणा कर दी गई और यह कहा गया कि 0 टॉलरेंस किया जाएगा। प्रदर्शन प्रभावों की जांच भी कर दी गई कि भाई इससे क्या कितना नुकसान हुआ, कितने लोग मरे, क्या उस पर कॉम्पनसेशन करना। पुनर्निर्माण कोष स्थापित कर दिया गया कि भाई इसको जो कुछ भी नुकसान हुआ है उसको कैसे स्थापित किया जाए। अच्छा, सुशीला कार्की को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन ठीक ठीक मिला। भारत ने खुलकर समर्थन किया, भारत ने उनसे बात भी करी, मोदी जी ने उनको आश्वासन भी दिया, अमेरिका आदि देशों ने भी शुभकामनाएं दी और समर्थन दिया। तो कुल मिलाकर पहली महिला प्रधानमंत्री वहां बैठी जो कुछ मुसीबतें आने वाली थी उनको भी पार करके वो बैठ गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि चीन के बुरे दिन कैसे शुरू होंगे। आप सोचिए कि एक प्रोजेक्ट चीन का जिसमें $74 मिलियन 8.38 अरब नेपाली रुपया, बोलो अरबों रुपया खर्च किया गया। भ्रष्टाचार जांच आयोग जो नेपाल का है CIAA, इसने अभी हाल ही में चीन के एक प्रोजेक्ट के मामले में आज 55 लोगों की गिरफ्तारी करी, 55 लोगों की गिरफ्तारी करी। जांच बिठा दी गई है कि भाई ये जो घोटाले हुए हैं, अब आप सोचिए कैसे 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 घोटाले हुए। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ने $22 मिलियन खर्च किए, लोन दिया, खर्च नहीं किए, लोन दिया नेपाल को, और लोन देके नेपाल में योजनाएं बनवाई कि नेपाल क्या क्या करे। उसमें एयरपोर्ट नए नए बनाना था, जहां ट्रैफिक नहीं है, जहां आवश्यकता नहीं है वो बनाना था। अच्छा, इनके ठेके भी चाइनीज कंपनियों को दिए गए। चाइना ने पहले लोन दिया, ठेके चाइनीज कंपनी को दिए गए और जहां ट्रैफिक नहीं वहां पर भी एयरपोर्ट बनाने हैं। समस्या एयरपोर्ट जनवरी 2023 में शुरू हुआ, लेकिन आज तक कोई नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें नहीं शुरू हो पाई। केवल हिमालय एयरलाइंस की साप्ताहिक ल्हासा फ्लाइट चलती है, वहां से केवल ल्हासा फ्लाइट चलती है, यानी कि तिब्बत जाती है। इससे नेपाल पर कर्ज चुकाने का बोझा बढ़ता चला गया। आरोप है कि निर्माण लागत को बिना वजह $75 मिलियन तक कर दिया गया, जो कि घोटाला है। अब इस पर जांच होनी थी, कम्युनिस्ट सरकार बैठी थी, जेनजी पीछे पड़ा हुआ। तो चाइना के प्रोजेक्टों पर सुशीला कार्की सरकार ने कमेटियां बिठाकर इनकी जांच शुरू करवा दी है और उस समय के जो मंत्री हुआ करते थे, जो लोग उसमें प्रमुख भूमिका में हुआ करते थे, उनकी गिरफ्तारी करनी शुरू कर दी है। अब चाइना इस समय भड़बड़ाना स्वाभाविक है, क्योंकि चाइना का इन्वेस्टमेंट है और चाइना ने लोन दिया, चाइनीज कंपनी काम कर रही थी। नेपाल के लोग जो पॉलिटिक्स में थे वो उसमें मिले हुए थे। यानी कि विशेषज्ञों की राय यह है कि NYT के अनुसार यह नेपाल में चीनी फंडेड प्रोजेक्ट पर बढ़ते सवालों का हिस्सा है। भारत और अन्य देशों ने इसका स्वागत किया है और ये नेपाल में बड़े घोटालों का। अब आप सोचिए कि कितने घोटाले, मतलब अगर गिनाना शुरू करें तो इतने घोटाले नेपाल में निकल रहे हैं। पश्चिमी नेपाल के राजमार्ग का घोटाला है $100 मिलियन का। चिमलिया पॉलेटा
पोखरा ट्रांसमिशन का घोटाला है, 400 केवी का मामला है, $100 मिलियन का। लुम्बिनी बुद्धिस्ट विश्वविद्यालय बौद्ध पर्यटन विकास बीआरआई के तहत $50 मिलियन। पोखरा रीजनल अस्पताल बीआरआई हेल्थ केयर प्रोजेक्ट $30 मिलियन का। ऐसे गिनाने शुरू करो और सब पर क्या है, नेपाल ने लोन दिया और नेपाल लोन देकर, नेपाल मतलब चाइना ने लोन दिया, नेपाल लोन लेकर उसको बना रहा है। अब उसमें सब घोटाले, दूसरे का पैसा, और कंपनियां भी चाइनीज है, केवल इनको कमीशन का हिस्सा मिलता होगा। देश बेचकर कमीशन के हिस्से के चक्कर में नेपाल की दुर्दशा कर दी। अच्छा ये हुआ कि वहां के यूथ ने आंदोलन कर दिया और उस आंदोलन के बाद सुशीला कार्की जी को वहां सरकार में बिठा दिया। हालांकि भारत के साथ अब वो कनेक्टिविटी की बात जो कर रहे हैं कि हम लैंडलॉक हैं और हम कैसे हम जो है लैंडलॉक से बाहर निकलना चाहिए, भारत के साथ उनके कई प्रोजेक्ट हैं। नेपाल से कई रास्ते ऐसे हैं जो कि रेलवे प्रोजेक्ट हैं, जो कि बिहार से खुलते आके हैं, उत्तर प्रदेश से निकलते हैं, तमाम रास्ते वहां से निकलते हैं। लेकिन भाई केपी शर्मा ओली को कैसे ये पसंद आता भारत के साथ, इसलिए नेपाल में चाइना कैसे घुसे इसकी पूरी व्यवस्था, चाहे वो एयर के रास्ते से चाहे उसके रास्ते से, चाइना की पूरी व्यवस्था वहां कर दी गई और ये घोटाले निकलकर सामने आए। आप सोचिए कि ये घोटालों का अब खुलासा हो रहा है, जो खुलासा मुझे लगता है कि इतनी भ्रष्टाचारिता नहीं होनी चाहिए थी। भारत इस समय प्रोग्रेस कर रहा है, बड़ी तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन भारत घोटालों में इन्वॉल्व नहीं है, भारत विदेशी पैसे में इन्वॉल्व नहीं है, भारत इन्वेस्टमेंट ला रहा है, पैसा पैदा कर रहा है, व्यापार बढ़ा रहा है, और तब कहीं निकलकर सामने आ रहा है। ये मैं बात कर रहा हूं पोखरा एयरपोर्ट घोटाले की। अब $74 मिलियन का एक एक करके घोटालों पर सुशीला कार्की सरकार की नजर जाती जा रही है और उन पर धीरे धीरे करके इन्वेस्टिगेशन बिठाया जा रहा है। क्या होगा नेपाल का, ये तो भविष्य ही बताएगा, लेकिन कम्युनिस्ट भ्रष्टाचार कहां तक पहुंच सकता है उसका जीता जाता इलस्ट्रेशन अगर कहीं मिला तो वो नेपाल था। पहले सरकार में आने के लिए युवाओं को भड़काना, सरकार में आने के लिए मजदूरों को भड़काना, आजकल सरकार में आने के लिए किसानों को भड़काना, और जब सरकार में आ जाओ तो इनको सबको खत्म कर देना और देश को चाइना के हाथ बेच देना। ये कम्युनिस्ट फिलॉसफी है। हमारे बच्चे समझ नहीं पाते कि हम वो किस चक्कर में फंस चुके हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।